हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल नर्सिंग नोट्स। जो एमसीक्यू रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाकी रह गए थे, आज हम उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेंगे। और रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो पार्ट 1 वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो पढ़ना चाहते हैं वो जाके पढ़ सकते हैं। So let's get started our class. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, the artery that supply blood to the diaphragm is called। डायफ्राग्राम को जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करता है उसका नाम क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन है। हमारे ऑप्शन है इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, सुप्रारेनल आर्टरीज, इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरीज एंड सिलियाक आर्टरीज। यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होगा, हम तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर डायफ्राग्राम का क्या काम है। लेकिन यू नो अबाउट दिस कि रेस्पिरेशन में डायफ्राग्राम का ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है। जब हम ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, इनहेल के टाइम में हमारा डायफ्राग्राम जो है वो कंट्रैक्ट हो जाता है और नीचे चला जाता है, मूव्स डाउनवर्ड, क्योंकि वो लंग्स को स्पेस देता है। जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, हमारा लंग इंक्रीज होता है, इसके लिए स्पेस चाहिए होता है चेस्ट कैविटी को, इसलिए डायफ्राग्राम क्या होता है ना, नीचे झुक जाता है, डाउनवर्ड कंट्रैक्ट हो जाता है ताकि लंग्स को स्पेस मिल सके, वो ज़्यादा एक्सपांड हो सके। ये इमेज को थोड़ा देखो, जब हम ब्रीथ इन लेते हैं, इनहेलेशन के टाइम में डायफ्राग्राम कैसे कंट्रैक्ट हो चुका है और लंग्स एक्सपांड होता है। लेकिन जब एक्सलेशन होता है, ब्रीदिंग आउट होता है, फिर से डायफ्राग्राम क्या होता है ना, अपने स्पेस में चला जाता है, रिलैक्स हो जाता है और इस टाइम में लंग कंट्रैक्ट होके थोड़ा सा छोटा हो जाता है। यही होता है मेन काम डायफ्राग्राम का, जो कि रेस्पिरेशन में हमें मदद करता है। तो यही डायफ्राग्राम को कौन सा आर्टरी ब्लड सप्लाई करता है, हमें यहाँ पर क्वेश्चन है। हमारे राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंफीरियर phrenic arteries supply blood to the diaphragm. Next question है, how many alveoli present in the each lung? Each lung पे कितने alveoli present है, यहाँ पर क्वेश्चन है। हमारे ऑप्शंस हैं 200 मिलियन, 300 मिलियन, 500 मिलियन एंड 800 मिलियन। हमारे राइट आंसर है ऑप्शन बी, approximately 300 million alveoli present in the each lung. हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्रोंकाई एक्टासिस इज। पहले हम जान लें कि ब्रोंकाई एक्टासिस का मीनिंग क्या है। ब्रोंकाई एक्टासिस एक लंग का डिजीज कंडीशन है। इसमें क्या होता है, हमारे जो एयरवेज हैं, मीनिंग के जो ट्यूब लंग्स के अंदर जाते हैं, वही ट्यूब में म्यूकस फुल हो जाने के कारण वो वाइडन हो जाता है और वही ट्यूब डैमेज होता है। इस कंडीशन को ब्रोंकाई एक्टासिस कहते हैं। तो यही ब्रोंकाई एक्टासिस का कॉम्प्लिकेशन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन है। हमारे ऑप्शन हैं सेरेब्रल एब्सेस, लंग एब्सेस, अमियोलोइडेसिस एंड ऑल ऑफ दीज। हमारे राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज आर कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्रोंकाई एक्टासिस। Next question is, permanent abnormal dilation and destruction of bronchi and bronchioles is known as। जब bronchi and bronchioles permanently abnormal dilation and destruction होते हैं, उस टर्म को क्या कहते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है। हमारे ऑप्शंस हैं एटेलेक्टासिस, आस्थमा, इन्फाइजिमा एंड ब्रोंकाइक्टासिस। हमारे राइट आंसर है ऑप्शन डी, जब ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियल्स abnormally dilated होते हैं और डिस्ट्रॉय होते हैं, उस कंडीशन को ब्रोंकाइक्टासिस कहा जाता है। नेक्स्ट इज, मेन ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट आस्थमा इज। आस्थमा को ट्रीटमेंट करने के लिए कौन सा ड्रग यूज किया जाता है, यहाँ पर क्वेश्चन है। हमारे ऑप्शंस हैं एंटीबायोटिक्स, ब्रोंकोडायलेटर्स, एंटीकोलिनर्जिक्स एंड मसल रिलैक्सेंट। हमारे राइट आंसर है ऑप्शन बी, the main drug of choice to treat asthma is bronchodilators. हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमूवल ऑफ एन एंटायर लंग इज कॉल्ड आज। जब सर्जरी करके एंटायर लंग को रिमूव किया जाता है, उस टर्म को क्या कहते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है। हमारे ऑप्शंस हैं न्यूमोनेक्टोमी, सेगमेंटल रिसेक्शन, वेज रिसेक्शन एंड लोबेक्टोमी।
हमारे राइट आंसर है ऑप्शन ए। जब एंटायर लंग को रिमूव किया जाता है उस टर्म को न्यूमोनेक्टोमी कहा जाता है। यहाँ पर और जो तीनों ऑप्शन हैं उनका मीनिंग क्या है हम देख लेंगे। ये इमेज को देखो, यहाँ पर एंटायर लंग रिमूव किया गया है, इस टर्म को न्यूमोनेक्टोमी कहा जाता है। यहाँ पर देखो, इसमें क्या हुआ है, एक लोब को रिमूव किया गया है। जब लंग्स का एक लोब को रिमूव किया जाता है उसे लोबेक्टोमी कहा जाता है। यहाँ पर जस्ट साइड से थोड़ा सा रिमूव किया गया है, इसे वेज रिसेक्शन कहा जाता है। और जब सेगमेंट वाइज एक सेगमेंट को रिमूव किया जाता है उसे सेगमेंटेक्टोमी या सेगमेंट रिसेक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which among the following devices assist a critical patient in breathing? नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्रिटिकल पेशेंट के ब्रीदिंग को असिस्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं गामको मशीन, वेंटिलेटर मशीन, डिफिब्रिलेटर मशीन एंड ऑक्सीजन ह्यूमिडिफायर। हमारे राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्रिटिकल पेशेंट के ब्रीदिंग को असिस्ट करने के लिए वेंटिलेटर मशीन यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज upper airway illness that results from swelling of the epiglottis and larynx is broadly called। epiglottis और larynx का swelling होने के कारण जो upper airway illness होता है उसे क्या कहते हैं? हमारे ऑप्शन हैं मीजल्स, रूबेला, क्राउप एंड whooping cough। हमारे राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसे क्राउप कहते हैं। Croup is also known as laryngotracheobronchitis. The common cause for bacterial sore throat is bacterial sore throat का common cause क्या होता है? यहाँ पर क्वेश्चन है। हमारे ऑप्शंस हैं बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया, कर्नेबैक्टीरियम एंड माइकोबैक्टीरियम। हमारे राइट आंसर है ऑप्शन ए। बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण सोर थ्रोट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू नो दैट इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब इज फंक्शनिंग? हमें यहाँ पर पूछे गए हैं कि आप कैसे जानोगे इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब ठीक से फंक्शन कर रहा है या नहीं? हमारे ऑप्शंस हैं continuous bubbling in water seal bottle, continuous bubbling from suction tube, oscillation of water column in drainage bottle and no bubbling in the drainage bottle। हमारे राइट आंसर हैं ऑप्शन सी। जब देखोगे कि ड्रेनेज बॉटल में वाटर जो है ओसिलेशन होता है। ओसिलेशन का मीनिंग है जब हम एक पॉट में पानी रख के पॉट को हिलाएंगे तो पानी यहाँ से वहाँ से जो इधर उधर होगा उसे ही ऑसिलेशन कहा जाता है। और जब ड्रेनेज बॉटल में ऐसे ही पानी ऑसिलेशन होता है तो इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब ठीक से फंक्शन कर रहा है, ये जान पाओगे। नेक्स्ट इज डीप वेन थ्रोम्बोसिस रेंडर्स ए पर्सन एट ए रिस्क ऑफ। जब कोई पर्सन को डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है उस पर्सन को नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा डिजीज होने का रिस्क होता है? यहाँ पर क्वेश्चन है। हमारे ऑप्शंस हैं शॉक, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। हमारे राइट आंसर है ऑप्शन बी। जब कोई पर्सन को डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है तो उसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने का रिस्क होता है। जब एक या दो डीप वेन पे ब्लड क्लट होता है तो इसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। बेसिकली ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस लेग्स पे होता है। जब यही ब्लड क्लॉट लेग से लेकर लंग्स तक ट्रैवल करता है तब यही ब्लड क्लॉट पल्मोनरी आर्टरी को ऑब्स्ट्रक्ट करता है जिसके वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म प्रोड्यूस होने लगता है। नेक्स्ट इज इंटेस्टिनल टीबी अफेक्ट्स डैश पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। जब इंटेस्टाइन में टीबी होता है तो इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट अफेक्टेड होता है? यहाँ पर क्वेश्चन है। हमारे ऑप्शंस हैं ड्यूडेनम, इलियम, असेंडिंग कॉलन एंड सिग्मोइड कॉलन। हमारे आंसर हैं ऑप्शन बी। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम पार्ट होता है जब इंटेस्टिनल टीबी होता है वही पार्ट अफेक्टेड होता है। नेक्स्ट इज मंडे फीवर इज द अदर नेम फॉर। नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसे मंडे फीवर कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं
एस्बेस्टोसिस, बिसिनोसिस, सिलिकोसिस एंड एंथ्राकोसिस। हमारे राइट आंसर है ऑप्शन बी। बिसिनोसिस है एक लंग डिसऑर्डर और कॉटन डस्ट के एक्सपोजर होने के कारण यही डिजीज़ होता है और इसे ही मंडे फीवर कहा जाता है। Next is Montauk test is the sensitivity test for AIDS, bronchial asthma, allergic disorder and tuberculosis. नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन से डिजीज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए मॉन्टक्स टेस्ट किया जाता है, यहाँ पर क्वेश्चन है। हमारे राइट आंसर है ऑप्शन डी। मॉन्टक्स टेस्ट इज द सेंसिटिविटी टेस्ट फॉर ट्यूबरकुलोसिस। Next, when is the best time for the nurse to collect the sputum specimen? Sputum specimen collect करने का right time या best time क्या होता है, यहाँ पर question है। हमारे options हैं in the morning right after the client awakens, immediately after breakfast, 2 hours after eating and shortly before the patient retires from the evening। हमारे राइट आंसर हैं ऑप्शन ए। जब पेशेंट मॉर्निंग में उठता है वही टाइम है बेस्ट टाइम स्पुटम स्पेसिमेन कलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई टू द टिश्यू इनएडिक्वेट द कंडीशन इज। जब हमारे टिश्यू पे ऑक्सीजन सप्लाई इनएडिक्वेट होता है, मतलब कि कम होने लगता है, जितना होना चाहिए उतना सप्लाई नहीं हो पाता, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं हाइपोक्सिया, अस्फाइक्सिया, प्लूरिसी एंड एनोक्सिया। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। जब टिश्यू पे ऑक्सीजन सप्लाई इनएडिक्वेट होता है उस कंडीशन को हाइपोक्सिया कहा जाता है। The next question is the covering of the lung is called pericardium, perichondrium, pleural membrane और जिसे कि प्लूरा कहा जाता है, और ऑप्शन डी इज पेरिटोनियम। हमारे राइट आंसर हैं ऑप्शन सी। लंग्स के आउटर कवरिंग एरिया को प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरा कहा जाता है। यहाँ पर और 3 जो ऑप्शन हैं उनका मीनिंग क्या है जान लेंगे। आउटर कवरिंग ऑफ हार्ट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम, outer covering surface of cartilage is called perichondrium and the outer covering of abdominal cavity is called peritoneum. Next question is the vital capacity of the human lung is 500 ml, 4600 ml, 5800 ml and 2300 ml। हमारे राइट आंसर हैं ऑप्शन बी। ह्यूमन लंग का वाइटल कैपेसिटी 4600 ml होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ लोब्स इन राइट एंड लेफ्ट लंग ऑफ ह्यूमन आर। ह्यूमन के राइट और लेफ्ट लंग पे कितने कितने लोब्स होते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है। हमारे ऑप्शन हैं 2 and 4, 3 and 2, 4 and 2 and 6 and 3। हमारे राइट आंसर है ऑप्शन बी। हमारे राइट लंग पे 3 लोब्स हैं और लेफ्ट लंग पे 2 लोब्स हैं। हमारे नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग्स कवरिंग कॉजिंग सीवियर चेस्ट पेन इज। जब लंग्स के आउटर कवरिंग इम्प्लांट होके सीवियर चेस्ट पेन होता है उस डिजीज कंडीशन को क्या कहते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है। हमारे ऑप्शन हैं एम्फाइजिमा, प्लूरिसी, एस्फाइक्सिया एंड हाइपोक्सिया। हमारे राइट आंसर हैं ऑप्शन बी। इस कंडीशन को प्लूरिसी कहा जाता है। यहाँ पर एस्फाइक्सिया का मतलब है अनेबल टू ब्रीथ, मतलब कि जब एक इंसान सांस ना ले पाए और यही स्थिति बेहोशी और मृत्यु का कारण बन सकता है, इसे एस्फाइक्सिया कहा जाता है। इस क्वेश्चन के साथ ये वीडियो अब ख़त्म होता है। आई होप कि ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल हो पाएगा। अगर ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल हो पाए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करने के लिए नहीं भूलना, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।